हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, आज का जो भी अपना ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो भी चैप्टर नंबर 10 है इकोनॉमिक्स का, वो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का क्या करने वाला हूँ, बोलो स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप लोग वहाँ पे कर लेना। तो देखो दोस्तों, चैप्टर का जो नाम है आप लोगों ने देखा होगा, नाम ही है वहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि जब भी ब्रिटिशर्स लोगों ने अपने कंट्री में रूल किया था, ठीक है, तो अपना कंट्री वहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जब भी इंडिपेंडेंट हुआ, राइट। तो वो टाइम पे वहाँ पे क्या हुआ कि अपने कंट्री का जो हालत था वो बहुत खराब था, है ना। तो कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री के जो हालात है उसको सुधारना हमारे लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या था, मुझे बोलो, जरूरी था। ओके, तो इसलिए वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है ना अपना, उन्होंने वहाँ पे क्या किया दोस्तों, कुछ वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग्स की है, कुछ उन्होंने वहाँ पे चीजें डिसाइड की, और उस हिसाब से फिर वहाँ पे उन्होंने वो सारी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो टोटल मिला के देखो यार, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ना 5-5 साल के 12 ऐसे प्लान बना के रखे थे, और हर एक जो 5 साल का पीरियड रहेगा, मतलब 5 साल, 5 साल का एक पीरियड, ऐसे उन्होंने 12 वहाँ पे 5 साल के पीरियड बना के रखे थे। और हर जो प्लान रहेगा, हर जो 5 साल का एक टर्म रहेगा, उस टर्म के अंदर गवर्नमेंट वहां पे किसी भी एक चीज के ऊपर वहां पे फोकस कर रहा था और उसको अच्छे से वहां पे कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, तो अपन ये चैप्टर के अंदर वो जो सारी चीजें है ना, जैसे कौन से गवर्नमेंट ने जो 12 प्लान बनाए, तो उसके अंदर पहले प्लान में क्या कवर था, दूसरे प्लान में क्या कवर था, तीसरे प्लान में क्या कवर है, तो वही सारी चीजें अपन यहाँ पे क्या करने वाले, मुझे बोलो, देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो, सबसे पहले उन्होंने वहां पे दिया इन द ईयर ऑफ 1950। ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी अपना इंडिया का गवर्नमेंट है, उन्होंने उन्होंने क्या बोल सकते हैं अपन, एक ये बनाया, क्या यूनियन बनाया, एक वहां पे उन्होंने अथॉरिटी बनाया। ठीक है, जिनका क्या नाम है, मुझे वहां पे बोलो, प्लानिंग कमीशन। उन्होंने वहां पे क्या बनाया दोस्तों, एक अथॉरिटी बनाया, जिसको वहां पे अपन क्या बोलेंगे, बोलो, प्लानिंग कमीशन नाम का एक अथॉरिटी उन्होंने बनाया। ठीक है, और ये जो भी प्लानिंग कमीशन है ना, तो इसका जो मेन चेयरमैन होगा, इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, वो कौन होते थे, बोलो। तो अपने कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो ये अथॉरिटी के वहां पे क्या रहेंगे, मेन हेड रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, प्लानिंग कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, तो ये जो भी प्लानिंग कमीशन का उन्होंने टीम बनाया, जो भी उन्होंने सब ग्रुप बनाया, ठीक है, तो इसके अंदर एग्जैक्टली वहां पे कौन से लोग थे, तो देखो ये इसके अंदर वहां पे जितने भी आपके अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट बोलो, फाइनेंस सेक्टर के एक्सपर्ट बोलो, इंडस्ट्री वगैरह के एक्सपर्ट बोलो, ठीक है, तो ये सारे लोगों का वहां पे क्या होगा, हर एक सेक्टर में से वो उनके मास्टर एक्सपर्ट लोग उठा लेंगे, और इसके साथ वहां पे वो क्या करेंगे, बोले, ये प्लानिंग कमीशन उन्होंने वहां पे बनाया। ठीक है, अब ये क्यों, तो इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, तो जो भी हम लोगों को देखो ना, ये अपन यहाँ पे पूरा पढ़ने वाले, ठीक है, तो ये जो भी उन्होंने वहां पे हमारे 12 अलग अलग इकोनॉमिक प्लान बनाए ना, तो ये हर एक इकोनॉमिक प्लान में वहां पे क्या क्या चीजें कवर करना है, ओके, कैसे ये प्लान बनाना है, ये सभी चीजों का जो डिसीजन लिया करते थे, ये कौन लेंगे, मुझे यहाँ पे बोलो। तो ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है क्या, राइट, प्लानिंग कमीशन, ये वहां पे वो लेते थे। ठीक है, अभी देखो उन्होंने आगे क्या दिया, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, अच्छे से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन जाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा है, बोले, टाइम बाउंड प्रोग्राम है। ठीक है, जिससे क्या होगा, टू अचीव द सर्टन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, कि अपने वहां पे कुछ जो टारगेट्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करते थे, जो वो प्लान बनाते थे ना, जैसे 5 साल का वो वहां पे प्लान बनाते थे, ठीक है ना, तो वो वहां पे क्या करते थे दोस्तों, कि इतने 5 साल के अंदर या इतने टाइम पीरियड में जो भी उन्होंने चीजें वहां पे डिसाइड की है ना, वो चीजें कुछ भी हालत में वहां पे क्या होनी चाहिए, बोलो, फुलफिल होनी चाहिए। ये उनका वहां पे क्या होता था दोस्तों, मेन मकसद होता था। ठीक है, और ये कैसे करेंगे, तो विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी भी चीजें वहां पे अपने पास अवेलेबल है, वो सारी चीजों का यूज करके वहां पे अपन क्या करेंगे, मुझे बोलो। तो ये जो भी सारी चीजें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, वो वहां पे अपन फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये वहां पे उनका मेन इंटेंशन था। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच डी डिकिंसन, ठीक है, तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं,
इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ मेकिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में अपन क्या करेंगे, तो जो भी अपने इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मेकिंग मेजर ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे कौन से, तो पहला उन्होंने दिया व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, मतलब कितना हम लोगों को वहां पे प्रोड्यूस करना है, हाउ एंड व्हेन एंड वेयर इज टू बी प्रोड्यूस, मतलब कहाँ पे प्रोड्यूस करना है, whom is to be whom it is to be allocated by the conscious decision to determine authority। मतलब इतना याद रखना दोस्तों कि जो भी हम लोगों को वहां पे चीजें करनी है ना, तो पहला हमको क्या बनाना है, वो हमको कैसे बनाना है, वो हमको कहाँ पे बनाना है, वो कौन बनाएगा, ये सारी जो भी चीजें हैं दोस्तों, ये क्या किया, किस में हुआ करता था, मुझे यहाँ पे बोले इकोनॉमिक प्लानिंग में वहां पे हुआ करता था, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। और ये जो भी वो डिसीजन लेते थे ना कि क्या बनाना है, कितना बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कौन बनाएगा, ये डिसीजन वो कैसे लेते थे, तो वो अपने इकोनॉमी का वहां पे पूरा डिटेल में क्या करते थे, बोलो सर्वे करते थे, यानी उसके बाद वहां पे वो डिसीजन लेते थे। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ पक्का, ठीक है, इसको आप वहां पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, आपको इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर शॉर्ट नोट वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिसेस क्या बोल रहा है, बारबरा वुटन, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, प्लानिंग इज अ कॉन्शियस मतलब के जो सोच समझ की हुई चीज है, एंड डेलिब्रेट मतलब के जो जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब प्लानिंग में क्या होता है, कॉन्शियस मतलब सोच समझ के, यानी जानबूझ के, डेलिब्रेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, ठीक है। मतलब क्या दोस्तों कि हमारे लिए वहां पे कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले करो, सीधी बात है ना दोस्तों। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके सामने अगर मान लो कोई 10 प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है, तो आप उसमें से सबसे पहले कौन से प्रॉब्लम के ऊपर काम करोगे, मुझे बताओ, जो आप लोगों के लिए वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही आप सबसे पहले काम करोगे ना। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसको वहां पे अपन क्या बोलते हैं, बोलो प्रायोरिटी सेट करके काम करना। तो ये जो भी यहाँ पे चीज है ना, उन्होंने वहां पे क्या किया बोलो, तो इकोनॉमिक प्रायोरिटी उन्होंने डिसाइड किया, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर काम करना वहां पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को यहाँ तक की जो भी चीज है वो आपको पक्का समझ में आया होगा, ओके। चलो अभी अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से ध्यान देना। अभी देखो ये जो भी अपन ने फिर इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह किया ना, तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक प्लानिंग के वहां पे क्या फीचर्स है, मतलब कौन सी चीजें अपन ने इस प्लानिंग के अंदर वहां पे कवर किया, वो अपन यहाँ पे अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो पहला उन्होंने वहां पे क्या बोला है दोस्तों, ध्यान देना, सबसे पहले उन्होंने वहां पे हमको बोला है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। अभी देखो समझो, सबसे पहले बात ये होती है कि सर फिर एग्जैक्टली ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो भी होती है कंट्री की, वो एग्जैक्टली क्या है, तो पहले ये समझ लो दोस्तों कि जो भी अपना ये इकोनॉमिक प्लानिंग होगा ना, जो अपने कंट्री के लिए अपन वहां पे करेंगे, तो ये प्लानिंग को करने का जो अधिकार रहेगा वो कौन किसका रहेगा, बोलो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का वहां पे रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या, मतलब इसका जो मेन डिसीजन लेगा कौन, मतलब जो भी हमको यहाँ पे चीजें करनी ना, वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी वहां पे डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से ही वहां पे सारी चीजें वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं देखो, इन इंडिया इट वाज नोन एज, तो जो भी अपना सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी वो कौन था, मुझे बोलो, तो पहले हम उसको वहां पे बोलते थे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, क्या बोलते थे, मुझे बोलो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते थे, ठीक है। बाद में 2015 में क्या हो गया, तो ये जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, तो ये प्लानिंग कमीशन को वहां पे रीनेम करवा दिया गया, यानी फिर ये किस में गया, मुझे बोलो, प्लानिंग कमीशन 2015 में वहां पे बन गया आपका क्या बोलो, नीति आयोग, क्या बन गया, मुझे यहाँ पे बोला दोस्तों, नीति आयोग बन गया। समझ में आया क्या, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मार्क करके रखना, क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को 2015 में वहां पे नीति आयोग के नाम को रीनेम करवा दिया गया, ठीक है। पक्का समझ में आया क्या, मुझे बोलो, ओके। अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने दिया वहां पे हमको सर्वे, अभी देखो क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने क्या बोला, कॉम्प्रेहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी is undertaken regarding the availability utilization of human and natural resources, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो भी सर्वे मतलब क्या, स्टडी करना, पूरे इकोनॉमी के बारे में पहले जान लेना, उनकी जरूरतें क्या है वो देखना, यानी उसके हिसाब से वहां पे चीजों को स्टार्ट करना, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो कि वहां पे उन्होंने क्या किया, डिटेल में कॉम्प्रेहेंसिव सर्वे वहां पे उन्होंने किया, ठीक है, रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी एंड
यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो उन्होंने सर्वे करने के बाद वहां पे क्या किया कि जो भी अपने पास वहां पे रिसोर्सेस अवेलेबल है, फिर वो ह्यूमन रिसोर्स रहने दो या फिर वो नेचुरल रिसोर्स रहने दो, ठीक है, वो सर्वे करने के बाद ही उन्होंने अपने पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका उन्होंने वहां पे यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो क्या बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों ये सारी चीजों के? तो देखो इकोनॉमिक प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव, कुछ पहले से उन्होंने डिसाइड किए हुए ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, विच आर रियलिस्टिक यानी फ्लेक्सिबल। तो देखो ये जो भी ऑब्जेक्टिव है, ये जो भी हमारा इंटेंशन है काम करने का, वो कैसा था बोलो, रियलिस्टिक है, मतलब वो प्रैक्टिकली ध्यान में रख के यानी फ्लेक्सिबल भी, अगर जरूरत गिरी तो वहां पे अपन उसको चेंज भी करेंगे, वैसी वाली चीज है। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया मुझे बोले यहाँ पे प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स। ठीक है, अभी देखो दोस्तों जैसे आप सभी लोगों को पता है कि अपने इकोनॉमी में वहां पे ना अलग अलग सेक्टर्स है। जैसे मैं अगर आपको बोलूँ तो जैसे देखो एजुकेशन सेक्टर एक हो गया, हेल्थ सेक्टर एक हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एक हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक हो गया, फार्माक्यूटिकल सेक्टर एक हो गया। तो ऐसे क्या होते हैं बोलो, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया पता है क्या, कि बाबा सबसे पहले उन्होंने अपने कंट्री के अंदर जो अलग अलग सेक्टर्स है बराबर, तो सबसे ज्यादा वहां पे आज के तारीख में डेवलप करने की कौन से सेक्टर में ज्यादा जरूरत है वो उन्होंने पहले डिसाइड किया, और फिर वो सेक्टर के ऊपर वहां पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रायोरिटीज आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर फॉर एक्सिलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सिलरेटिंग मतलब क्या दोस्तों, बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए उन्होंने सारी चीजें वहां पे किया। ठीक है, टारगेट इज कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ओके, और ये जो भी उन्होंने वहां पे टारगेट वगैरह डिसाइड किया ना, तो ये क्या था मुझे बोलो, वहां पे एकमात्र स्टेप था जिसके वजह से वहां पे जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स है उसको अपन वहां पे फुलफिल कर सके। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया पता है, मोबिलाइजेशन मतलब क्या, एक जगह पे लेके आना, उसको स्टोर करना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्लानिंग, मतलब जो भी हम लोगों को ये जो प्लानिंग करने के लिए, प्लानिंग करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को वहां पे जो भी रिसोर्सेस लग रहे हैं, रिसोर्सेस मतलब क्या, चीजें है ना, जिसकी मदद से वहां पे हम अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस। ओके, तो क्या बोल रहे हैं, द रिसोर्सेस नीडेड फॉर प्लानिंग, मतलब प्लानिंग करने के लिए जो भी रिसोर्सेस चाहिए था, आर मोबिलाइज, लेके आए, थ्रू, कैसे लेके आए, तो वेरियस सोर्सेस। तो अभी देखो ना, जैसे गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है, तो टैक्सेशन से, दूसरा डोमेस्टिक सेविंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब क्या, देखो स्टार्टिंग के केस में वहां पे कैसे होता था दोस्तों, कि वहां पे अपने कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होता था एक्सपोर्ट से, तो जब इंपोर्ट ज्यादा होगा तो अपना हमको पैसा देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डेफिसिट। ओके, तो वो पब्लिक डेट। ओके, एक्सटर्नल असिस्टेंस, तो एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब क्या, दूसरे कंट्री के पास से बोरो करना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजों से उन्होंने वहां पे क्या किया मुझे बोलो, जो भी हम लोगों को लगने वाले रिसोर्सेस है वो एक जगह पे लेके आए। समझ में आ रहा है ना पक्का? वैसे अपन क्या पढ़ रहे दोस्तों, यहाँ पे अपन पढ़ रहे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, प्लान पीरियड। तो अभी देखो उन्होंने वहां पे जैसे प्लान मतलब क्या दोस्तों, कि जैसे देखो ना हमको कोई चीज करनी मान लो, ठीक है, तो हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लान होता। ध्यान में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो क्या बोल रहा है, प्लान पीरियड जो भी टर्म है वेरीज एज पर द नीड्स, जरूरत के हिसाब से उन्होंने वहां पे पीरियड डिसाइड किए। इन कंट्रीज लाइक इंडिया प्लानिंग इज जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो देखो ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि नहीं, कि अपने कंट्री के अंदर अपन ने वहां पे 5-5 साल के, देखो 1 2 3 आपको दिखता होगा ये, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे सब ऑब्जर्व करोगे ना दोस्तों, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि हाँ यार सर, यहाँ पे हमने जो भी प्लानिंग किया था ना, ये सारे प्लान्स वहां पे हमारे 5-5 साल के थे। और अगर आप देखोगे तो जो आपके टोटल मिला के कितने प्लान्स है, फर्स्ट से लेके देखो आखिरी तक, मतलब कितना बोला आपका, फर्स्ट से लेके आपका 12 तक, मतलब आपके 5 साल के प्लान्स थे अलग अलग, समझा। और अगर आप देखोगे तो हर साल जो मतलब जो पहला 5 साल है, दूसरा 5 साल है, हर एक इसमें उन्होंने एक सेक्टर वहां पे चूज किया और उसके ऊपर वहां पे काम करना स्टार्ट, अपन ये देखेंगे सब, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब क्या दोस्तों, कि जो भी हमने वहां पे काम किया है, ओके, या मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कुछ साल काम किया, फिर मुझे देखना चाहिए ना कि जो भी मैंने डिसाइड किया बाबा, क्या ये सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या इसमें वहां पे कोई और चेंजेस लाने की जरूरत है क्या, अगर प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहा है तो ये सारी चीजें वहां पे हमको देखनी पड़ेगी। देखो क्या बोल रहा है,
पीरियोडिक असेसमेंट सच एज मिड टर्म अप्रेजल इज डन। मिड टर्म मतलब क्या कि जो मेन अथॉरिटी रहती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या करेंगी, उनके जो नीचे वाले लोग हैं उनके साथ वहां पे कम्युनिकेट करेगी, डिस्कस करेगी कि बाबा हमारे जो प्लान है क्या उसके मुताबिक सब हो रहा है क्या, अगर नहीं हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस लानी चाहिए, ये सब डिस्कस करके वापस वो चेंजेस लाएंगे। ठीक है, इज डन टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस, वही बोला ना मैंने आपको, बातचीत करके कोई जरूरत है तो चेंजेस लेके आएंगे इन प्रायोरिटीज एंड टारगेट ऑफ द प्लान। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी देखो यार, ये जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग है, ऐसा नहीं कि यार ये एक पीरियड किया जैसे पहले 5 साल किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने 5-5 साल के 12 प्लान्स बनाए। मतलब ये कैसा है बोलो, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस, ये कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। समझा क्या, देखो ना, इसलिए तो अपना कंट्री डेवलपिंग कंट्री अभी जो है, अभी डेवलप कंट्री में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा 2025-2030 तक, तो वहां पे अपना कंट्री है पावरफुल कंट्री बन जाएगा। सही क्या गलत है मुझे बताओ। तो ये सारी चीजें वहां पे होने लगी। आगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे कैसे होता है पता है क्या, कि देखो दो अथॉरिटीज होते हैं इंडिया में मेन, एक होता है तुम्हारा सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल मतलब कौन, जो भारत सरकार बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन होता है बोलो, स्टेट अथॉरिटी, मतलब जो हर एक स्टेट का मेन होता है, दैट इज स्टेट अथॉरिटी। अभी कैसे होगा कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे सेंट्रल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि हमको ये चीजें ये स्टेट में वहां पे करनी है। ठीक है, तो वो केस में कहीं ना कहीं पे सेंट्रल अथॉरिटी को स्टेट अथॉरिटी का भी सपोर्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, 100% लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। देखो क्या बोल रहे हैं, स्टेट्स ऑफ द कंट्री आल्सो अंडरटेक इकोनॉमिक प्लानिंग अलोंग विद द सेंटर। ठीक है बाबा, तो मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है उसके साथ साथ स्टेट भी वहां पे प्लानिंग्स बना रहे हैं, दस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट इज एंश्योर्ड। मतलब ये जरूरी है, नहीं तो फिर ऐसा हो गया अगर मान लो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा, तो वहां पे फिर वो जो अपना एम है वो अचीव हो पाएगा कि मुझे वहां पे बोलो, नहीं हो पाएगा। समझा क्या। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेंटेन्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स अप्रोच। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या दोस्तों, आने वाला चेंजेस। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या बोलो, चेंजेस जो भी है वो। दिस मेक्स इट पॉसिबल टू इनकॉर्पोरेट नेसेसरी चेंजेस इन द प्लान्स एज पर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। समझा क्या मैं क्या बोल रहा, मतलब वो क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो भी वहां पे अपन ने टारगेट डिसाइड किए, जो भी अपन ने वहां पे प्लानिंग बना के रखा, तो अगर जरूरत रहेगी तो उसमें हम लोग वहां पे चेंजेस भी कर सके। इस तरीके से वहां पे उन्होंने क्या किया बोलो, सारे प्लानिंग्स को उन्होंने वहां पे बना के रखा था। ठीक है, ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से टोटल आपके कितने फीचर्स है वहां पे, मुझे बोलो 10 या 8 मार्क को आपको क्वेश्चन आ सकता है, 6-8 मार्क को। व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। समझा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 10 स्टार करके रखना, पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, तो देखो अभी अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, पहले फटाक करके जो भी आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, फटाफट ये अपन यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी आपका पहला प्लान है उसके अंदर उन्होंने क्या किया, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेवलपमेंट लाने का काम किया, मतलब उन्होंने मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया। सेकेंड में उन्होंने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर ध्यान दिया। ओके, ये पीरियड भी याद रखना, पहला कब हुआ 1951 से 56, फिर 56 से 61। फिर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों पे डेवलपमेंट। तो पहला 15 साल का आपको याद रहेगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी फिर दोनों। फिर उन्होंने ना यहाँ पे 3 साल एनुअल प्लान्स बनाए, एक साल का ही बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वहां पे क्या किया, जैसे देखो ना, उन्होंने टारगेट वहां पे किया था 2.1%, हुआ कितना, उससे ज्यादा। यहाँ पे डिसाइड किया था इतना, हुआ इतना। यहाँ पे डिसाइड किया था इतना, हुआ कम। समझा क्या, ये उन्होंने वहां पे हमको सब वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, उन्होंने वहां पे क्या बोला है, फोर्थ में ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। मतलब क्या, इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है तो ये स्टेबल भी रहना चाहिए। आगे 74 to 79 में पॉवर्टी को रिमूव करना, फिर वापस रोलिंग प्लान्स, वापस प्लानिंग के लिए उन्होंने वापस टाइम वैसे लिया खुद को। ठीक है, 80 से 85 क्वालिटी ऑफ लाइफ,
फिर सोशल वेलफेयर हो गया, पॉवर्टी इरेडिकेशन हो गया, फिर 92 to 97 वापस क्या हुआ, उन्होंने कुछ डायनेमिज्म टू इकोनॉमी, ठीक है, ऐसे कुछ उन्होंने अलग अलग क्या लेके आए, मुझे यहाँ पे बोलो प्लान्स लेके आए, ठीक है। तो 2012 आणि 17 का देखो फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को वहां पे याद रहेगी क्या दोस्तों, मुझे बताओ पक्का जल्दी से, ठीक है ना। तो देखो ये आप लोगों को आप ऐसे 12 प्लान्स याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो अभी आज के वीडियो में मैं यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, तो उसके अंदर वहां पे अपन क्या करेंगे, तो जो भी इसके आगे वाली चीजें है राइट, वो अपन वहां पे कंप्लीट कर देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली अपना और 2 या 3 वीडियोज में मैक्सिमम अपना ये जो चैप्टर है वहां पे अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं जो भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इससे बहुत हेल्प होता होगा। अगर होता होगा तो आप मुझे वैसे कमेंट में जरूर बोल देना, ठीक है। सो देखो लास्ट लेक्चर में वहां पे अपना है ना, ये जो टेबल आप लोगों को दिखता होगा आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 के ऊपर, तो ये जो अपने अलग अलग 12 प्लान से 5-5 साल के, ठीक है, उसके बारे में वहां पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो देखो यार अभी आज के इस वीडियो में अपन वहां पे क्या करेंगे, तो जो भी आप लोगों का ये जो 12th ईयर प्लान है ना, तो उसके आगे वाली चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो पहले वो यहाँ पे हम लोगों को जो 12th ईयर प्लान है, बराबर है क्या, तो एग्जैक्टली ये 12th ईयर प्लान के अंदर वहां पे कौन सी चीजें कवर किया है, क्या क्या चीजों के ऊपर हमने वहां पे फोकस किया है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो अपन एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो क्या बोल रहा है, 12th 5-year प्लान, ओके, विच वॉज कवर्ड द पीरियड ऑफ 2012 to 17। देखो ना अपन यहाँ पे देखा था कि नहीं, बताओ कि जो भी अपना 12th ईयर प्लान था उसका पीरियड कौन सा था, बोलो 2012 से 17 तक का था, जिसके अंदर उनका जो मेन फोकस था वो क्या था, मुझे बोलो फास्टर एंड सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ये उनका वहां पे क्या होता था दोस्तों, मुझे बोलो मेन वहां पे उनका फोकस होता था, ठीक है। अब अपनी जो भी इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी का वहां पे फास्टर और साथ साथ में सस्टेनेबल वहां पे क्या हो जाए, मुझे बोलो ग्रोथ हो जाए, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, ये जो प्लान है तो इसके अंदर क्या, द प्लान एम्ड एट एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर। तो ये जो भी फिर एग्जैक्टली ये जो सस्टेनेबल ग्रोथ हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये किस फील्ड में हमको देखना है, तो वो क्या बोल रहा है, द प्लान एम्ड एट एनकरेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर, साथ साथ में एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर थ्रू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जो भी अपना गवर्नमेंट है वो ये जो भी सारी चीजें, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर के ऊपर वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगा, मुझे बोलो कुछ अमाउंट स्पेंड करेगा, और फिर वहां पे वो अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, बोलो ये सारी चीजें कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो एम्स एट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू द डेवलपिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओके। तो ये और किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मुझे बताओ कि हमारी जो भी इकोनॉमी है, इंडियन जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, तो हमारे इकोनॉमी के अंदर वहां पे वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, मुझे बोलो, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, मुझे वहां पे बोलो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के ऊपर वो फोकस करेंगे। और अपने इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन वो कैसे करेंगे, मुझे बोलो, तो थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। तो जो भी अपने यहाँ पे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह वो डेवलप करेंगे, और फिर उसके मदद से वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट वहां पे दे देंगे, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग वेयर द टारगेट्स ऑफ द 12th 5-year प्लान। तो यहाँ पे देखो कुछ टारगेट दिए उन्होंने। तो पहला उन्होंने कौन सा दिया, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो अभी ये सब थियोरेटिकल चीजें दोस्तों, ये मैं आपको लोगों को पूरा अपन लाइन टू लाइन सारी चीजें यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि बाबा जो भी अपना जीडीपी का ग्रोथ है ना, तो रियल जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या, वहां पे आप चाहिए तो लिख के रख सकते हो, रियल जीडीपी मतलब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सॉरी माय मिस्टेक, डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, ओके। रियल जीडीपी ग्रोथ मतलब क्या होता है, मुझे बोलो एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, मतलब जो महंगाई है ना उसको साइड में निकाल के अपना कितना होना चाहिए, मुझे बोलो 8% तो भी वहां पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चरल रेट एट 4% टू बी गेन, मतलब एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है मिनिमम कितना होना चाहिए, बोल रहा है 4% होना चाहिए। उसके आगे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ टू बी अचीव्ड एट द रेट ऑफ 10%, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके अंदर 10% वहां पे उनको ग्रोथ चाहिए। आगे, द स्टेट मस्ट हैव द हायर एवरेज ग्रोथ रेट इन द 12th प्लान व्हाट वाज अचीव्ड इन द 11th प्लान। और वो क्या बोल रहा है कि जो भी 11th प्लान में वहां पे हम लोगों ने अचीव किया है उससे ज्यादा ग्रोथ ये पूरे स्टेट में वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट वहां पे आप लोग याद रखना। पहला कौन सा, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब
जीडीपी एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ठीक है ना, जिसमें महंगाई इंक्लूड होती है उसको अपन वहां पे नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, जिसमें महंगाई इंक्लूड नहीं होती है उसको अपन वहां पे रियल जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को बढ़ाना है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड चौथा, हर एक स्टेट में वहां पे पिछले प्लान के हिसाब से वो डेवलपमेंट और दिखना चाहिए, ठीक है। ये आपका वहां पे पहला पॉइंट हो जाता है, ओके। अभी देखो दूसरा पॉइंट उन्होंने वहां पे हमको क्या दिया दोस्तों, सेकंड उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है बच्चों पावर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोल दीजिए दोस्तों, पावर्टी एंड क्या दिया है मुझे यहाँ पे बोलो, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने वहां पे मुझे दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है, पहला वो वहां पे बोल रहा है कि जो अपने कंट्री के अंदर जो पावर्टी है फिर, ठीक है, तो ये पावर्टी को वहां पे क्या करना है बोल रहा है, वो 10% से वहां पे रिड्यूस करना है। पावर्टी को क्या करना है बोल रहा है, 10% से वहां पे रिड्यूस करना है, जितनी भी पावर्टी उसको कम करना है, ठीक है। दूसरा, टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज, ओके, इन द नॉन फार्म सेक्टर, ठीक है। तो जो 50 मिलियन मतलब देखो 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 50 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 लाख हो जाएगा, समझा क्या। तो इतना याद रखना वहां पे दोस्तों कि वो क्या बोल रहा है, जो भी नॉन फार्म सेक्टर है, नॉन फार्म मतलब क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के जो भी आपके बाकी के सेक्टर्स है, ठीक है, उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, नॉन फार्म सेक्टर बोलते। तो वहां पे क्या बोल रहा है वो 50 मिलियन अपॉर्चुनिटीज वहां पे उनको और क्या करनी बोलो, क्रिएट करनी, और वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एजुकेशन। अभी देखो इसमें क्या दिया उन्होंने, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग टू इंक्रीज टू 7 ईयर्स बाय द एंड ऑफ द 12th प्लान, ठीक है। तो जो भी प्राइमरी एजुकेशन वगैरह वो उनको वहां पे क्या करना है दोस्तों, मैंडेटरी करना है, ओके। आगे, एक्सेस टू द हायर एजुकेशन विद रेफरेंस टू द स्किल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ वहां पे क्या करना है, तो उनको हायर एजुकेशन वहां पे लोगों को प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर वहां पे ना कि सिर्फ उनके एकेडमिक्स बट उनके वहां पे स्किल भी क्या हो जाए, मुझे बोलो डेवलप हो जाए, ठीक है। तीसरा, इलिमिनेटिंग, मतलब देखो जो भी है क्या नहीं मुझे बताओ, आज भी वहां पे देखो कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे तुम्हारा मतलब जो भी लड़कियों को थोड़ा सा मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, या ये जो भी चीजें है, ठीक है। तो इलिमिनेट जेंडर एंड सोशल गैप, या जो जातिवादी होती है, ठीक है ना, वो सब क्या करना है यहाँ पे खत्म करना है, ओके। तो ये कुछ उनके क्या थे मुझे बोलो, एजुकेशन की इसमें वहां पे उनके कुछ प्लान्स थे, ओके। आगे उन्होंने वहां पे क्या बोला दोस्तों, हेल्थ के बारे में बोला है। पहला क्या बोल रहा है यहाँ पे, टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट टू द 2.1%, ठीक है। अभी फर्टिलिटी रेट मतलब क्या दोस्तों, कि अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे वहां पे जो वुमेन्स थे, वहां पे जो मतलब महिलाएं थी, ठीक है ना, वो हर एक महिला को कम से कम वहां पे आपने देखा होगा। आगे मेरे फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो दादाजी है ना, उनके टोटल मिला के मतलब 12 लोगों का भाई बहनों का ग्रुप था, ठीक है। तो मतलब पहले के जमाने में वहां पे क्या होता था दोस्तों, कि एक महिला को वहां पे 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे ऐसे होते थे, ये सर ना मुझे बताओ, ठीक है। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, फर्टिलिटी रेट बोलते। तो जिसको क्या करना है मुझे बोलो, वहां पे कम करना है, ओके। आगे, टू रिड्यूस द अंडर न्यूट्रिशन अमंग द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ द 0 to 3 ईयर टू हाफ ऑफ द NFH3 लेवल्स, ठीक है। तो इतना याद रखना है दोस्तों कि जो भी तुम्हारे जस्ट बॉर्न बेबीज है, ठीक है, 0 to 3 ईयर तक के जो भी बेबीज है, उनके बीच में वहां पे कोई भी अंडर न्यूट्रिशन वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों के ऊपर वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया मुझे बोलो, 12th ईयर में या जो भी अपना 12th 5 ईयर प्लान था, राइट, तो उसके अंदर वहां पे उन्होंने फोकस किया, ओके। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी इंक्रीज टू 9% ऑफ द जीडीपी। तो पहले क्या करते थे गवर्नमेंट, तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट का कम ध्यान था, लेकिन इसके बाद उन्होंने वहां पे क्या किया कि बाबा जो भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब के जैसे रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है, ये जो सारी चीजें, राइट, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। तो अभी क्या बोलता है गवर्नमेंट कि इंडिया का जितना भी जीडीपी है उसका 9% वहां पे क्या करना है मुझे बोलो, उनको स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्ट ऑल विलेजेस विद द ऑल वेदर रोड्स, ठीक है। तो मतलब देखो अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पे वहां पे जो गांव वगैरह एरिया था ना, वहां पे उनकी कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी रोड्स के साथ, ठीक है ना। तो अभी उन्होंने वहां पे क्या किया कि सारे विलेजेस को एक प्रॉपर रोड से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उन्होंने वहां पे देना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द रूरल टेलीविजन एंड टेलीफोन डेंसिटी टू 7%। तो अगर आप देखोगे, देखो पहले के टाइम पे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करता था, तो इलेक्ट्रिसिटी को देना, साथ साथ में वहाँ पे टेलीफोन कनेक्शंस देना, इंटरनेट फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड करना,
ये उन्होंने सारी चीजें वहां पे क्या कर दी, मुझे बोलो कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया दोस्तों, यहाँ पे मुझे बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले अपना पॉइंट वहां पे हो जाता है। ठीक है, अभी देखो उसके आगे क्या बोल रहा है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। अभी देखो समझो मेरी बात, पहली बात तो सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या दोस्तों, किसी भी चीज को कंटिन्यू रखना, उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो सस्टेनेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 मिलियन हेक्टर एवरी डे ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो कि बाबा हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इतना समझ लो यार आप दोस्तों कि ना मतलब मैक्सिमम अपना जो एनवायरनमेंट है, राइट, तो अभी अगर देखोगे तो वहां पे देखो मैक्सिमम जगह पे ना वहां पे जैसे झाड़ तोड़ी वगैरह है ना, ट्री कटिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, जो भी अपने नेचुरल रिसोर्सेस है वो वहां पे मेंटेन रहनी चाहिए, सारी चीजों पे उन्होंने वहां पे कोशिश कर दिया। ठीक है, आगे सर्विस डिलीवरी, तो देखो क्या बोल रहा है, प्रोवाइड एक्सेस टू द बैंकिंग सर्विसेज टू 90% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड। मतलब क्या, अगर आप देखोगे देखो तो स्टार्टिंग के टाइम पे वहां पे ना जैसे देखो मतलब बैंक अकाउंट वगैरह या ये जो सारी चीजें बराबर है क्या, तो ये बहुत कम लोगों की वहां पे हुआ करती थी, यस और नो। तो क्योंकि वहां पे कैसा था दोस्तों कि रूरल एरिया में वहां पे बैंक वगैरह ऐसी कोई चीजें थी क्या, मुझे बताओ, नहीं थी। तो वो क्या बोल रहा है कि बाबा जो भी अपने बैंकिंग सर्विसेज है ना, तो उनको क्या कर देना, बोलो मैक्सिमम लोगों के अकाउंट ओपन करना। अगर आप देखोगे देखो आजकल आधार और बैंक अकाउंट वगैरह लिंक्ड वगैरह किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। साथ साथ में मेजर सब्सिडीज एंड वेलफेयर रिलेटेड बेनिफिशियरीज टू बी शिफ्टेड टू द डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों, अगर आप देखोगे देखो तो वहां पे स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को है ना, जैसे देखो गैस के ऊपर सब्सिडी देना पड़ता था, बहुत सारी चीजों के ऊपर सब्सिडी दिया करते थे। ठीक है ना, तो फिर बाद में उन्होंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग सब्सिडी, ओके, उन्होंने वहां पे क्या कर दिया दोस्तों, मुझे बताओ, डायरेक्टली उतना जो भी पैसा है सब्सिडी का वो वहां पे उनके अकाउंट में वो वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। समझा कि इससे फायदा क्या हुआ, तो देखो पहली बात तो ना जो भी सब्सिडी वगैरह का बेनिफिट है वो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो रिलेटिवली मतलब रिलेटिवली नहीं बोल सकते, लेकिन जो एब्सोल्युटली पुअर है, राइट, जो गरीब लोग हैं जिनको सच में जरूरत है। अगर आप देखोगे तो जब वहां पे गवर्नमेंट जब गैस की सब्सिडी वगैरह दिया करता था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको जरूरत नहीं, फिर भी वो उसको ऑप्ट करते थे, बराबर है क्या नहीं। वहां पे देखो बीच बीच में बहुत बड़ा एक कैंपेन भी चलाया था मोदी सरकार, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने, राइट, वहां पे क्या किया था मुझे बताओ, कि उन्होंने वहां पे देखो एक किया था कि बाबा जिसको भी जरूरत नहीं उसका सब्सिडी कैंसिल कर दो, उसका बेनिफिट गरीब लोगों को मिलेगा, ऐसे गांव खेड़े का एक एडवर्टाइज वहां पे देखो बताया जाता था, शायद आपने देखा होगा। तो ये सारी चीजें फिर वहां पे लोगों ने किया, इसलिए गवर्नमेंट ने सब वो बंद करके डायरेक्टली अकाउंट में पैसा देना चालू कर दिया। अभी ऑब्वियसली पैसा किसको मिलेगा, उसको ही मिलेगा जो रिलेटिव मतलब जिसको सच में उसकी क्या है, मुझे बोलो जरूरत वहां पे है। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया नीति आयोग। तो अपन ने वहां पे क्या देखा था दोस्तों कि पहले इसको वहां पे अपन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया बोलते थे, बराबर है क्या, बट 2017 में वहां पे क्या कर दिया मुझे बताओ उन्होंने, नहीं सॉरी, उसके बाद नीति आयोग मतलब जो प्लानिंग कमीशन था ना दोस्तों, देखो अपन ने ऊपर यहाँ पे देखा था कि प्लानिंग कमीशन को बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, 2015 में किया था। ओके, माय मिस्टेक, 17 ने कब किया था, 2015 में, अपन ये पढ़ा हुआ है, राइट है ना। प्लानिंग कमीशन को कैंसिल करके उन्होंने उसको नीति आयोग में वहां पे कन्वर्ट कर दिया था, ये 2015 में हुआ था। ठीक है, तो अभी देखो नीचे वो क्या बोल रहा है, वहां पे ध्यान देना अच्छे से, तो वहां पे उन्होंने हम लोगों को दिया हुआ है कि बाबा 12th 5-year प्लान एंडेड ऑन 31st March 2017 विच वॉज एक्सटेंडेड बाय और 6 months। ठीक है, तो ये जो प्लान था ये तुम्हारा एक्चुअली कब कंप्लीट होना चाहिए था, 31st मार्च को, बट उन्होंने वहां पे और इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, कितने महीने से, 6 महीने से, फॉर एनेबलिंग मिनिस्टर टू कंप्लीट देयर अप्रेजल्स। ठीक है, तो अभी देखो यार अप्रेजल मतलब जनरली क्या होता है पता है क्या दोस्तों, कि वहां पे ना कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह उनका परफॉर्मेंस वगैरह वहां पे चेक करके अकॉर्डिंगली वहां पे उनको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, तो फिर उनको और इंक्रीमेंट देना है कि वो सारी चीजें वहां पे देख के देखी जाती है, उसको अपन अप्रेजल वहां पे बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है नीति आयोग। ठीक है, तो ध्यान देना, नीति आयोग इंट्रोड्यूस्ड इन 2015, मैंने आपको बोला ना अभी कि प्लानिंग कमीशन को कैंसिल करके नीति आयोग कब हुआ, मुझे बोल 2015 में वहां पे हो गया। एम एट एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ द स्टेट, मेकिंग द स्टेट रोल मोर पॉजिटिव इन कोलेबरेशन विद द सेंटर। ठीक है ना, तो उन्होंने वहां पे क्या किया कि जो भी अपना स्टेट गवर्नमेंट है उसका रोल वहां पे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी, साथ साथ में फिर कुछ काम उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके ज्यादा अच्छे से कैसे हो सकते वो देखा। फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग वॉज एन इनोवेटिव एंड रिमार्केबल स्टेप रीइंफोर्स इन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अभी देखो ध्यान देना दोस्तों, तो बेसिकली फेडरलिज्म मतलब क्या होता है बच्चों, फेडरलिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ काम ये जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को आपे दिए जाते हैं
और कुछ जो काम रहेंगे वो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाए, मतलब हर एक लोगों के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बांट दी जाती है, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, इट ऑल्सो एम्स एट टू एक्सलरेट इकोनॉमिक, यहाँ पे और क्या है मुझे यहाँ पे बोलो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाना। और आगे देखो, रिजोल्यूशन ऑफ नीति आयोग वाज सैंक्शन ऑन द 1 जनवरी 2015, बट एक्चुअली एग्जीक्यूशन कब हुआ यहाँ पे, 12th 5 ईयर प्लान, मतलब अक्टूबर में जो हुआ ना, 4 अक्टूबर 2017 का खत्म होने के बाद वहां पे नीति आयोग का एक्चुअल काम वहां पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक बार वापस ध्यान देना, नीति आयोग जो है वो बना कब था, 1 जनवरी 2015, बट उसका एक्चुअल में जो काम चालू हुआ वो कब हुआ, तुम्हारा 12th 5 ईयर प्लान खत्म होने के बाद। तो 12th 5 ईयर प्लान खत्म कब होना चाहिए था, 31 मार्च 17 को, बट हुआ कभी 4 अक्टूबर। तो टेक्निकली नीति आयोग का जो काम है वो 4 अक्टूबर के बाद पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो, यहाँ पे उन्होंने दिया हमको थिंक टैंक फंक्शंस, क्या दिया मुझे यहाँ पे बोलो, थिंक टैंक फंक्शंस, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसे होगा, देखो दोस्तों, पहली बात अपन इन्हें थिंक टैंक क्या होता है ये अपन यहाँ पे नीचे देख लेते, चलेगा क्या। तो देखो, थिंक टैंक मतलब है ना, एक एक्सपर्ट लोगों का ग्रुप होता है जो एक साथ आके वहां पे क्या करता है, देखो, तो वहां पे वो अलग अलग, जैसे देखो ना, मतलब जो अपने यहाँ पे जो अलग अलग प्रॉब्लम से समझो, राइट, या जो भी अपने यहाँ पे जो हम लोगों को दिक्कत आ रही तो उसको एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर वहाँ पे कौन से प्रोग्राम्स पॉलिसी हम लोगों ने लाने चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में वहाँ पे डिस्कस करके वो वहाँ पे उसका डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। उसको अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, थिंक टैंक बोलते हैं। बेसिकली ये जो भी है वहाँ पे किसने गैदर किया होता है, किसने लाया होता है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे बनाया होता है, ठीक है। तो अभी देखो इसके अंदर अपन देख लेंगे, एज पर द प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग एम्स टू इवॉल्व अ शेयर विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे उनका मेन क्या इंटेंशन है मुझे बताओ, कि पूरे कंट्री का वहां पे उनको क्या करना है दोस्तों, साथ साथ में हर एक स्टेट का वहां पे उनको क्या करना है बोलो, डेवलपमेंट करना है। उसके लिए वहां पे उन्होंने क्या किया, तो स्टेट की हर एक जो स्टेट है ना, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, मान लो वहां पे हरियाणा, गुजरात है, राइट, हरियाणा है, समझो यूपी है, एमपी है, समझ में आया क्या। तो ये जो स्टेट्स है अपने अलग अलग, ठीक है, तो वो सभी स्टेट की मदद से वहां पे हम लोगों को क्या करना है मुझे बोलो, तो हर एक स्टेट का वहां पे डेवलपमेंट करके पूरे कंट्री का वहां पे डेवलपमेंट करना है। इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो इससे वहां पे क्या होगा दोस्तों, कि जो भी अपन देखा ना, कुछ काम वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कुछ काम वहां पे स्टेट गवर्नमेंट करेगा, थ्रू द स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड पॉलिसी गाइडेंस टू द स्टेट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें पक्का समझ में आई कि मुझे बताओ, आप थिंक टैंक फंक्शन वगैरह जो है ना, ये अच्छे से एक बार देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर आपको वहाँ पे नोट वगैरह आ सकता है, ठीक है। यस, तो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को दिया है, फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति आयोग, ठीक है। मतलब पिलर्स ऑफ नीति आयोग मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे ना कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई नीति आयोग की, तो वो क्या क्या है वो अपन देखेंगे, जिसके बेस पे वहाँ पे नीति आयोग बना हुआ है, ठीक है। तो पहला विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या बाबा, आने वाले सालों में वहां पे हम लोगों को कौन से चेंजेस लाने हैं, कौन से चीजों के ऊपर, कौन से सेक्टर में वहां पे हम लोगों को काम करना है, वो सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई रहेंगी। दूसरा अप्रेजल डॉक्यूमेंट ऑफ 12th ईयर प्लान, देखो ये ना, एक मैंने सर्च किया था इसके बारे में, तो वहां पे मुझे ना ये इंफॉर्मेशन मिला कि बाबा ये जो डॉक्यूमेंट है लगभग 256 पेजेस का वहां पे डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर उन 9 चैप्टर्स वहां पे डाले हुए अलग अलग, और इनका वहां पे क्या है, तो अप्रेजल डॉक्यूमेंट मतलब इतना याद रखो दोस्तों, कि अभी तक मान लो कि अपने कंट्री में जो भी वहां पे काम किया हुआ है, ठीक है, तो वो सारे काम वहां पे जैसे होने चाहिए तो वैसे हुए क्या नहीं, अगर नहीं हुए तो फिर वहां पे हमको कौन से चेंजेस लाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तीसरा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज बाय नीति आयोग, तो यस, अपने कंट्री को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए उन्होंने वहाँ पे लोगों को गाइडेंस देना चालू कर दिया। साथ साथ में जो भी डेवलपमेंट हमको करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप्स वगैरह लगेंगे वो सब डिस्कस किया। आगे डबलिंग द फार्मर्स इनकम, जो भी अपने इंडियन फार्मर्स है तो उनका इनकम किस तरीके से बढ़ाया जाए। आगे आउटकम बजट एंड आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यस, अपने यहाँ पे जैसे देखो 1 फरवरी को वहाँ पे हर टाइम क्या होता है बोलो, बजट वगैरह आता है, ठीक है ना। तो फिर कौन सी चीजें वहाँ पे उन्होंने लेनी चाहिए, कौन सी चीजें कवर करनी चाहिए। आउटकम बजट में वहाँ पे आप ये भी देख सकते हो दोस्तों कि ऐसे कौन से स्टेप्स वहाँ पे हमने लेने चाहिए जिसके वजह से अपने कंट्री का वहाँ पे जीडीपी वगैरह बढ़ जाए, ठीक है, वो सब उन्होंने वहाँ पे कंसिडर किया। आगे ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज किया जो वर्ल्ड वाइड लेवल का रहेगा। और लास्ट में लॉन्चिंग प्रोग्राम टू ट्रांसफर द आइडेंटिफाइड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो यस, ये जो सारे अपने जो पिलर्स है ना दोस्तों, ये किसके पिलर्स है वहाँ पे मुझे बोलो, नीति आयोग के वहाँ पे पिलर्स है, ठीक है। एक बार ये अच्छे से वहाँ पे सब याद रखना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया है दोस्तों, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, अभी ये पूरा थियोरटिकल डिस्कशन है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोगों को सारी चीजें लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा और ये थोड़ा बोरिंग भी आपको लग सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो नीति आयोग है ना, ये उन्होंने वहां पे कब लाया था, वैसे देखो 1 जनवरी 2015 को, बट उसके अंदर उन्होंने वहां पे इमीडिएटली क्या कर दिया, कुछ चेंजेस लाए, अमेंडमेंट मतलब कुछ चेंजेस लाए, जो उन्होंने कब लाए, 16 फरवरी 2015 को, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, तो पहला उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया दोस्तों, पहला गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल मतलब क्या, कि जो भी नीति आयोग रहेगा उसमें जो डिसीजन लेने वाले वगैरह लोग रहेंगे, तो कौन रहेंगे, तो पहला कंप्राइजिंग ऑफ द, क्या बोल रहा है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। तो इसके अंदर वहां पे हर एक स्टेट का वहां पे सीएम रहेंगे, और साथ साथ में यूनाइटेड टेरिटरी जो भी है, राइट, उसके वहां पे गवर्नर रहेंगे। दूसरा उन्होंने क्या बोला, रीजनल काउंसिल्स। तो देखो दिस वुड फॉर्म टू एड्रेस द स्पेसिफिक इश्यूज। ये क्यों बनाया उन्होंने, कि बाबा तुम्हारे समझो ऐसे कोई स्टेट है कि जो एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर वो सारी चीजों का इम्पैक्ट गिर रहा है, राइट, तो उसके बीच में अगर कोई इश्यूज रहेंगे, कोई अगर कॉन्टिजेंसीज रहेंगी, तो उसको वहां पे सॉल्व करना, वो किसका काम है, मुझे बोलो, रीजनल काउंसिल का वहां पे काम है। उसके आगे स्पेशल इनवाइटीज, तो देखो क्या बोल रहा है, दिस वुड इंक्लूड एक्सपर्ट, स्पेशलाइज्ड एंड प्रैक्टिशनर्स with the relevant knowledge who will be nominated by the PM। तो यहाँ पे देखो अगर प्राइम मिनिस्टर को मान लो कि ऐसा लगता है बाबा कि उनको वहां पे और किसी लोगों की जरूरत है, और किसी लोगों के एडवाइस की जरूरत है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट लोगों को, साथ साथ में स्पेशलाइज्ड लोगों को, प्रैक्टिशनर्स को वहां पे वो लेके आए, जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, जो वहां पे क्या करेंगे, बोले सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए वहां पे हेल्प करेंगे। उसके आगे ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, तो जो भी आपका नीति आयोग का ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ना, इसमें कौन से लोग आएंगे, क्या क्या रहेंगे, देखो तो पहला चेयरमैन रहेगा, जो रहेंगे कौन, बोलो अपने कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। दूसरा वाइस चेयरमैन रहेंगे, तो इसके अंदर वहां पे क्या रहेगा, तो वाइस चेयरमैन या अपॉइंट कौन करेंगे, मुझे बोलो प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर 5 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए और 2 पार्ट टाइम मेंबर। ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, आपको आएगा बोला कि व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द नीति आयोग, क्या आएगा, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द नीति आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 5 फुल टाइम एंड 2 पार्ट टाइम, जो अपॉइंट कौन करेंगे, मुझे वहां पे बोलो अपने प्राइम मिनिस्टर वहां पे अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो देखो मैक्सिमम जो भी है वो क्या बोल रहे हैं, 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये इसके अंदर जो भी लोग रहेंगे वो कौन डिसाइड करेंगे, बोलो पीएम डिसाइड करेंगे। उसके आगे सीईओ, तो टू बी अपॉइंटेड बाय द पीएम फॉर अ फिक्स टेन्योर, इनका एक फिक्स टेन्योर रहेगा, 2 साल 5 साल जो भी रहेगा, इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। यानी सेक्रेटरी यहाँ पे कौन रहेंगे, एज डीम नेसेसरी, अगर जरूरत गिरी तो अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखना, चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन या चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो मेंबर, सीईओ आणि सेक्रेटरिस्ट। समझा क्या नहीं समझा बताओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे आप लोगों को याद रखना है, ओके। अभी देखो ये जो नीति आएगी, फिर इसके वहां पे क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है, तो वो अपन देखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। पहला शेयर्ड नेशनल एजेंडा, ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, evolves a shared vision of national development priorities and strategies with the active involvement of the state, ठीक है। तो मतलब हर एक स्टेट के अंदर वहां पे उन लोगों को क्या करना है बताओ, पूरे कंट्री को डेवलप करने के लिए स्टेट को भी डेवलप करना जरूरी, राइट। तो वहां पे वो क्या करेंगे, हर एक स्टेट गवर्नमेंट की मदद लेके, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को एक्टिव करके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट साथ में वहां पे काम करेगा। दिस विल प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल एजेंडा फॉर द पीएम एंड सीएम ऑफ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन काम करेंगे, तो हर एक अपने कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो, प्राइम मिनिस्टर जो है वो, ओके, और साथ साथ में हर एक कंट्री के जो चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो ये दोनों जन मिलके वहां पे क्या करेंगे, बोलो ये जो सारी चीजें उसको वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे, देखो यहाँ पे वो, तो उन्होंने दिया स्टेट्स बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर। मतलब क्या, देखो इसका मतलब ये होगा कि जो भी वो काम करेंगे ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। तो सपोर्ट्स स्टेट इन एड्रेसिंग देयर ओन चैलेंज। अगर मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई वहां पे दिक्कतें आ रही है, तो फिर वहां पे उनको कौन हेल्प करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा, बिल्डिंग ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस विल बी थ्रू, ये कैसे करेंगे, तो वेरियस मीन्स सच एज कोऑर्डिनेटिंग विद द मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो जो भी स्टेट मिनिस्टर है, ओके, उनको वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगा।
चैंपियनिंग देयर आइडियाज एट द सेंटर, अगर स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के पास अगर मान लो कोई अच्छे आइडियाज रहेंगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पास पहुंचाएंगे। प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सपोर्ट एंड बिल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजों के मदद से वहां पे क्या होगा, मुझे बोलो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वहां पे साथ में काम करेंगे। ओके, आगे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या दोस्तों, जो वहां पे हर एक सिंगल इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होगा। रिस्ट्रक्चरिंग द प्लानिंग प्रोसेस इनटू द बॉटम अप मॉडल। बॉटम अप मॉडल मतलब क्या दोस्तों, विलेजेस से लेके स्टेट तक, नीचे से ऊपर जाना है, दैट इज कॉल्ड एज बॉटम अप, ठीक है। जैसे विलेजेस हो गया, फिर तालुका प्लेसेस हो गई, स्टेट, फिर तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, वैसी वाली चीज है। ओके, दैट इज लोकल गवर्नमेंट टू द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर तक आप लोग क्या करोगे, हर एक को एक काम सौंप दोगे और अकॉर्डिंगली वो वहां पे करते रहेगा, ठीक है। आगे नॉलेज एंड इनोवेटिव हब, ध्यान देना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, बी एन एक्यूमुलेटर एज वेल एज बूस्टर ऑफ रिसर्च एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन द गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। तो मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे गुड गवर्नेंस मतलब क्या, कि अच्छे से शासन होना चाहिए। जो भी चीजें उन्होंने वहां पे अलॉट किया हुआ है वो सारे काम वहां पे अच्छे से हो रहा है क्या नहीं, कोई वहां पे गड़बड़ तो नहीं है, वो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना, दैट इज गुड गवर्नेंस, ठीक है। थ्रू अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर विच आइडेंटिफाइज, मतलब वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, आणि वहां पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी चीजों की हेल्प लगेगी तो वहां पे कर देंगे, ठीक है। तो नॉलेज एंड इनोवेशन हब मतलब क्या, कि बाबा यहाँ पे हम लोगों को कुछ भी करके क्या करना है, बोलो अलग अलग रिसर्च करना है, और जो जगह पे वहां पे चीजें चाहिए वो सारी चीजें उनको वहां पे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। तो देखो क्या बोल रहा है, मॉनिटरिंग मतलब क्या दोस्तों, कंट्रोल करना। इवेल्युएशन मतलब क्या, किसी चीज का स्टडी करना, ठीक है। तो मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, मतलब जो भी उन्होंने वहां पे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम लाए, ठीक है, तो उसको बाद में क्या करेंगे, बोले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे कि बाबा ये जो भी हमने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम वगैरह किए हुए, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें वहां पे अच्छे से वर्कआउट हो रही है क्या, नहीं हो रही है, कुछ वहां पे चेंजेस करने की जरूरत वगैरह है क्या, वो सारी चीजें वो देख लेंगे। इससे क्या होगा, तो दिस विल आइडेंटिफाई द वीकनेसेस। अगर कोई मान लो वहां पे कम चीजें अगर है, कोई वहां पे वीकनेसेस है, तो उसमें क्या करेंगे, वो करेक्शन कर देंगे, आणि उसके हिसाब से फिर वहां पे करेक्शन करने के बाद वापस वो पॉलिसी को वहां पे इफेक्टिवली आणि इफिशियंटली वहां पे उसको वहां पे चलाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां पे क्या होगा दोस्तों, अपने कंट्री का वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगा, समझा क्या। आगे क्या बोल रहा है, कोऑपरेटिव यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो देखो, बी द प्राइमरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब अपन ने देखा ना पे फेडरलिज्म मतलब क्या, जहाँ पे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे को हाथ में मिलके काम करेंगे। एनेबलिंग द स्टेट टू हैव द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बोलूं, क्या कोई भी चीज अगर हम लोगों को करनी होगी तो हमको वहाँ पे ग्राउंड लेवल से सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ कि टॉप मैनेजमेंट ही वहाँ पे सारी चीजें कर पाएगा, वहाँ पे हर एक लोगों का सपोर्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कोशिश किया, मुझे बोलो कि बाबा इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे, एंड अचीव टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टारगेट्स थ्रू द कंबाइंड अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो जो भी पॉलिसीज उन्होंने डिसाइड किए, जो भी उन्होंने टारगेट डिसाइड किए, वो वहां पे अचीव करने का काम ये दोनों मिलके करेंगे, ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या दिया, देखो अदर फंक्शंस, इंटर कंसल्टेंसी मतलब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, वैसे कोई अगर वहां पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो उसको वहां पे सॉल्व करेंगे, एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वहां पे लेके आएंगे, ओके। तो यस, देखो ये एक जनरल टॉपिक है दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा इसको वहां पे 2-3 बार पढ़ के सारी चीजें वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये जो है ना दोस्तों, ये आपका एग्जाम में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज नीति आयोग, व्हाट आर इट्स पिलर एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, या व्हाट इज नीति आयोग एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। ये 6 मार्क को 8 मार्क को वहां पे बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉइंट्स अच्छे से याद रखना, अंदर की चीज समझ के वहां पे आप लोग लिख देना, ओके। तो देखो, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बच्चों, प्लानिंग कमीशन जो भी है वो अपना कब आया था, बोलो 15 मार्च 1950 को। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उतने पॉइंट आप लोग वहां पे हाईलाइट करके रखना। और सेकंड वहां पे ये कब आया था, 1 जनवरी 15 को वहां पे आया था, ठीक है। अभी जो प्लानिंग कमीशन थे तो उनके पास क्या क्या था, तो पावर टू एलोकेट फंड्स टू द मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट वहां पे हुआ करता था। बट नीति आयोग में वहां पे अपन ने देखा था कि एडवाइजरी बॉडी और थिंक टैंक वहां पे वो सारी चीजें करते थे, जो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एलोकेशन ऑफ फंड वहां पे करते थे, ठीक है। उसके आगे वहां पे अपन ने क्या देखा, देखो दोस्तों, तो जो भी आपका प्लानिंग कमीशन था उसमें रोल ऑफ स्टेट, मतलब देखो इसमें जो तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ क्या था, बोलो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल
एनुअल इंटरेक्शन वगैरह उतना ही वहां पे रोल ऑफ स्टेट हुआ करता था, बट वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है नीति आयोग के अंदर, वहां पे वो ज्यादा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ये स्टेट गवर्नमेंट वहां पे उनके पास से क्या करता था, बोले एक्सपेक्ट करता था। इसलिए तो वहां पे अपन ने देखा ना कि वहां पे देखो तुम्हारा नीति आयोग के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ज्यादा से ज्यादा मिलके काम करे, वहां पे उनका उसके पीछे ये था, क्या था बोले, उसका भी उसके पीछे उनका इंटेंशन था। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, सेक्रेटरीज एंड मेंबर सेक्रेटरीज वेर अपॉइंटेड थ्रू द यूजुअल प्रोसेस। तो इसके अंदर जो भी तुम्हारे लोग होते थे वो यूजुअल प्रोसेस से होता था, बट नीति आयोग में वहां पे जो भी सारी चीजें वो कौन अपॉइंट करता था, मुझे वहां पे बोलो, प्राइम मिनिस्टर वहां पे खुद अपॉइंट करते। ओके, आगे प्लानिंग कमीशन हैज नो प्रोविजन फॉर द पार्ट टाइम मेंबर। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में कोई पार्ट टाइम का नहीं था, लेकिन अपन ने वहां पे नीति आयोग के स्ट्रक्चर में देखा था कि नीति आयोग में वहां पे अगर जरूरत रहेगी तो 2 पार्ट टाइम मेंबर वहां पे वो हो सकते। देखो ना, अपन ने ऊपर देखा था कि नहीं देखा था, मुझे यहाँ पे बताओ। देखो, पार्ट टाइम मेंबर 2 वहां पे हो सकते हैं। ठीक है ना, उसके आगे वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन हेड अ चेयरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी इन फुल टाइम, बट नीति आयोग में वहां पे अपन देखा था चेयरपर्सन रहेगा, वाइस चेयरपर्सन रहेगा, फुल टाइम मेंबर मैक्सिमम कितने थे, 5 हो सकते थे। यस और नो, अपन ने देखा था ये। उसके बाद वहां पे पार्ट टाइम मेंबर भी हो सकते हैं, साथ साथ में एक्स ऑफिशियो यानी सीईओ वगैरह सारी चीजें वहां पे हो सकती है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में 3 मार्क को आपको हमेशा आता है। ठीक है, आगे प्लानिंग कमीशन फ्रेम पॉलिसी फॉर स्टेट एंड टाइड एलोकेशन ऑफ फंड। तो प्लानिंग कमीशन का मेन क्या था, स्टेट के लिए पॉलिसी करो यानी फंड्स उनको एलोकेट करो, बट नीति आयोग में वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज को फ्रेम करना है उनको, मतलब यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, नीति आयोग में वो क्या बोल रहा है, सिर्फ वो वहां पे एक ग्रुप बनाएंगे, वहां पे कोई भी पॉलिसी वगैरह का फ्रेम करने का पावर है क्या, वो नीति आयोग के पास नहीं है। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, नीति आयोग के पास वहां पे कोई भी पॉलिसी वगैरह फ्रेम करने का पावर नहीं है। ओके, तो यस, ये अपना वहां पे क्या हो गया दोस्तों, डिफरेंस हो गया किसके बीच का, वहां पे मुझे बोले जल्दी से, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग के बीच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ। ठीक है, यस, तो देखो नेक्स्ट अपन वहां पे इसका एक्सरसाइज देख लेंगे। पहला क्या दिया है यहाँ पे, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो स्टेट दैट आर ट्रू अबाउट द प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है वो हम लोगों को यहाँ पे बोलना है। तो पहला, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1950, यस ये बराबर है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये यस ये भी बराबर है। तीसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। तो देखो दोस्तों, ये तो इकोनॉमिक प्लानिंग का वहां पे क्या हो गया, बोलो एक डेफिनेशन हो गया, मीनिंग हो गया, तो इसका और प्लानिंग कमीशन का वहां पे कोई संबंध नहीं, तो ये गलत है। चौथा, इकोनॉमिक प्लानिंग, तो वो छोड़ दो। तो इसका आंसर आप लोगों का वहां पे रहेगा ए एंड बी। ठीक है, जल्दी से मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, स्टेट दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इंडियाज 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है दोस्तों जहां पे वो इंडिया 5 ईयर प्लान के इसका नहीं है, मतलब उसके रिलेटेड नहीं, वो इनकरेक्ट है। तो देखो पहला क्या है यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू डेवलप एग्रीकल्चर, एकदम बराबर। ये अपन मैंने आपको 12 के 12 प्लान वहां पे बोले हुए थे। उसके आगे सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन वेयर द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th प्लान, यस ये भी बराबर है। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस इज इंक्रीज फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ। नहीं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद वहां पे अगर आप देखोगे, देखो ये टेबल, तो उसके बाद वहां पे किसके ऊपर फोकस था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, दोनों के ऊपर वहां पे अपना फोकस था। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों का क्या है, बोले यहाँ पे गलत है। तो एक काम करना, आप सेकंड वाला जो था ना उसका आप आंसर लिख देना वहां पे इनकरेक्ट करके, कौन सा बोलो, थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपका वहां पे उसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, चलो तो इसका आंसर आपका वहां पे क्या रहेगा, बोलो सी रहेगा। ओके, आगे देखो क्या दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ प्रिपेयर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो अभी पहला इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसा है, बोलो टाइम बाउंड प्रोग्राम है, तो आप वहां पे पहले को डी मार्क करना। दूसरा, 12th 5 ईयर प्लान में वहां पे अपना क्या था, फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में था। तीसरा, नीति आयोग उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया है, तो नीति आयोग में वहां पे हम लोगों को क्या बोल रहे बताओ, इसका आपका वहां पे आंसर रहेगा, इसमें अपन थिंक टैंक ग्रुप वगैरह वहां पे करते थे। चौथा, नीति आयोग के केस में जो भी आपका वाइस चेयरपर्सन रहेगा, ठीक है, तो वाइस चेयरपर्सन वहां पे कौन अपॉइंट करेंगे, मुझे बोलो, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले का क्या रहेगा दोस्तों, डी रहेगा, दूसरे का क्या रहेगा, सी, तीसरे का बी और चौथे का ए रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करना, देखो कौन सा है, पहले का डी, दूसरे का सी, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा वहां पे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग टेक्स नोट ऑफ डायनेमिक चेंज इन द इकोनॉमी, यस बराबर स्टेटमेंट है।
एंड दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, कंसीडरिंग द इकोनॉमिक सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस इन अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट द बॉडी प्लान्स टू इंप्लीमेंट वेरियस प्रोग्राम अबाउट द इकोनॉमिक चेंजेस। बराबर ये भी आप लोगों का, ठीक है। और ये जो पहला स्टेटमेंट है इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है दोस्तों, तो वहां पे आप क्या करना, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सॉरी स्टेटमेंट 2 इज द रिजल्ट ऑफ स्टेटमेंट 1, मतलब पहले स्टेटमेंट की वजह से वहां पे क्या हुआ, दूसरा उन्होंने वहां पे चालू कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग वहां पे प्लीज मार्क कर देना, कौन सा बोलो, सी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलो अभी देखो सेकंड यहाँ पे जो क्वेश्चन उन्होंने दिया उसके ऊपर ध्यान देना। तो यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को क्या बोला है, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, वहां पे उन्होंने हम लोगों को दिए हुए, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, कॉन्शियस एंड डेलिबरेट चॉइस ऑफ इकोनॉमिक प्रायोरिटी बाय सम पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो मतलब क्या दोस्तों, इसका उन्होंने वहां पे हमको मतलब पूछा है, तो आप इसका वहां पे आंसर क्या लिखोगे, मुझे बोलो इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर आपने इकोनॉमिक प्लानिंग के डेफिनेशन पढ़ा होगा तो वहां पे आपको यही लाइन वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर वहां पे क्या रहेगा दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग वहां पे आ जाएगा। जल्दी जल्दी करो, चलो नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड फॉर्थ बाय द गवर्नमेंट टू डिस्कस द वेरियस प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ देम, ठीक है। तो ये अपन ने कहां पे देखा था, मुझे बोलो थिंक टैंक में अपन ने ये देखा हुआ था, तो इसका आंसर वहां पे आपका रहेगा थिंक टैंक, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। पहला, साइलीज मदर मेंटेन अ बुक ऑफ अकाउंट्स फॉर हाउस होल्ड पर्पज एंड प्लान्स द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बच्चे, इकोनॉमिक प्लानिंग कर रही है फिर वो, ठीक है। नेक्स्ट, रामबाई गेट सब्सिडी ऑन डोमेस्टिक एलपीजी डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक बोलेंगे। जब देखो ना अपन देखा था ना, गवर्नमेंट ने वहां पे सब्सिडी बंद कर दिया, गवर्नमेंट डायरेक्टली आधार कार्ड से लिंक जो बैंक अकाउंट है उसमें डायरेक्टली पैसा डालना चालू कर दिया। टू सॉल्व द क्लासरूम रिलेटेड इशू द टीचर फॉर्म अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे बच्चों, थिंक टैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन वहां पे, थिंक टैंक बोल देंगे, ठीक है। इतना किया क्या, मुझे बताओ, चलो जल्दी सब लोग फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। आगे, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। पेज नंबर लिख के देता हूं, वो पेज नंबर पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वो है आपका 64। आगे, एक्सप्लेन द टारगेट ऑफ 12 5-ईयर प्लान, इसका रहेगा 65। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, इसका रहेगा वहां पे 66। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो आप वहां पे लिख के रखो, ये पेज पे वहां पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, ठीक है। एक काम करेंगे, सुनो, जो भी आपके फंक्शंस ऑफ नीति आयोग है दोस्तों, इसके लिए वहां पे आप लोग क्या करो, इसका पेज नंबर वहां पे लिख के रखो 67। यहाँ पे आप लोग लिख के रखो, इसका पेज नंबर क्या आएगा, मुझे बोलो 67 आएगा दोस्तों। और आगे डिस्टिंग्विश दिया हुआ उन्होंने प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का, वो आप लोग वहां पे लिखते रखना, कौन सा बोलो 68। वहां पे आप लोग लिख के रखो 68 पेज नंबर इसका वहां पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर यू आर एग्री और डिसएग्री। तो पहला, द स्टेट गवर्नमेंट हैज have more significant role to play under the नीति आयोग, यस। इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे, एग्री। अगर आप देखोगे वहां पे तो नीति आयोग में वहां पे मेनली क्या था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो स्टेट गवर्नमेंट पे वहां पे डाल रहा था, और स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उसके पीछे का इंटेंशन वहां पे हुआ करता था। आगे, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन एज ट्रांसफर टू नीति आयोग, इसका आंसर क्या रहेगा, बोलो यस, एग्री। अगर आप वहां पे देखोगे तो वहां पे अपन ने देखा था दोस्तों 2015 में वहां पे उन्होंने प्लानिंग कमीशन से क्या कर दिया था, मुझे बोलो नीति आयोग में वहां पे वो सारी चीजें उन्होंने चेंज कर दी थी, जो था आपका कौन सा, बोलो 1 जनवरी 2015, ठीक है। समझ में आया क्या, मुझे बताओ, ओके। चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को, वहां पे तीसरा वाला, थर्ड वाला, वहां पे उन्होंने हम लोगों को पूछा हुआ है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान वाज टू अचीव फास्टर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका आंसर वहां पे क्या रहेगा, बोलो आपका एग्री। ये भी आपका वहां पे एग्री रहेगा, ओके। और इसका एक्सप्रेशन के लिए आप वहां पे 12th 5-year का जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द केयरफुली, ठीक है। व्हाट इज यूनियन बजट यूजुअली प्रेजेंटेड, तो वहां पे आप मार्क करके रखना दोस्तों। देखो वहां पे उन्होंने दिया हुआ है, यूनियन बजट प्रेजेंट्स बिफोर द, कहां पे होता ही है, तो ये पार्लियामेंट के आगे होता है, तो आपका पहला आंसर क्या रहेगा, बोलो पार्लियामेंट, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोल रहा है, व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स आर कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग बजट। बजट प्रिपेयर करते टाइम कौन से एस्पेक्ट वहां पे कंसीडर किए जाते हैं दोस्तों, तो वहां पे आप मार्क करके रखना। देखो वहां पे आता है आपका पहला क्या, कि चेंजेस इन द टैक्स स्ट्रक्चर आएगा। दूसरा और क्या करते हैं मुझे बताओ, प्रोविजन आर आल्सो मेड फॉर एलोकेटिंग एक्सपेंडिचर डिफेंस वगैरह। तो आप लोग इतना जो मैंने अभी ग्रीन से हाईलाइट किया ना दोस्तों, ये आपका किसका आंसर रहेगा, बोलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर वहां पे आपका रहेगा, ओके। उतना आप वहां पे मार्क करके रखना अच्छे से, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, व्हाई
वाई इज द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट शिफ्टेड टू 1 फरवरी? इसका रीजन क्या है देखो, द डेट फॉर प्रेजेंटिंग द बजट टू द 1 फरवरी बिकॉज दिस एनेबल जनरेशन ऑफ फंड वेल इन एडवांस प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी नया साल चालू करने के पहले ही वहां पे अपन क्या कर सकते, बोलो पैसे को एडजस्ट करके रख सकते। ये आपका वहां पे तीसरे का आंसर रहेगा, ठीक है। चौथा, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ बजट। ओके, तो वहां पे आप लोगों को देखो उन्होंने दिया है, द बजट आल्सो रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये आपका क्या रहेगा, बोलो वहां पे फोर्थ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से वहां पे अपन ने जो भी आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है वो अपन ने वहां पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से दोस्तों आपका पूरा जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है 1 to 10 चैप्टर का वो अपना वहां पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप दोस्तों आप सभी लोग ये जो सारे वीडियोस है इससे आप डेफिनेटली वहां पे बेनिफिट लोगे, और आप साथ साथ में आपके साथ आपके जितने भी फ्रेंड्स दोस्तों सारे फ्रेंड्स तक जरूर ये वीडियोस को आप पे शेयर कर दोगे, ठीक है। तो यस, वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वहां पे रख देना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।